Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9 history of chapter number 2, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So in this chapter we are going to learn about the Russian Revolution, how it happened, what were the causes and what effects does it have on the people of Russia. So and what happened in Europe, how the socialism idea affect in Europe. So फर्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब सोशल चेंज आया कैसे. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. मतलब इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मतलब जैसे फ्रीडम के जो आइडियाज़ है, जो फ्रीडम के जो आइडियाज़ है और इक्वालिटी कैसे यूरोप में फैले. जैसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके हिसाब से यूरोप में भी ये आइडियाज़ फैल गए फ्रेंच रेवोल्यूशन की. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसी पॉसिबिलिटी आई कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं. अगर फ्रांस के लोग सोशलिज्म ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into states. जैसे हमने पढ़ा था कि 18th century में क्या सोसाइटी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हुई थी. It was the aristocracy and church which control economic and social power. तो aristocracy मतलब जो राजा वगैरह रहते, किंग, और जो चर्च वाले थे तो वही सब सोशल पावर संभालते थे, वही सब कंट्रोल करते थे. सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. बट फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यूरोप के लोगों को भी लगा कि हम भी कर सकते हैं. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया. यूरोप और एशिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू डिस्कस्ड. तो मतलब फिर इधर सोशलिज्म की मतलब पावर क्या है, पावर बढ़नी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, तो इसके डिस्कशंस चालू हो गए. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary in Europe. मतलब यहाँ पे बात की गई कि जो राजा राम मोहन रॉय और ड्रोजियो थे, ये इंडिया के थे, तो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो उसके बारे में बात की गई थी और इन आइडियाज़ पे बहुत सारी डिबेट्स भी हुई थी. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. मतलब जैसे जैसे कॉलोनीज डेवलप होती गई तो उसके बदले में क्या है, सोशल चेंजेस के आइडियाज आते गए. But not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. मतलब यूरोप में सब लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए था सोसाइटी में. Response varied from those who accepted that some change was necessary, but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals and radicals. जैसे यहाँ पे इनका रिस्पॉन्स क्या मिला, कुछ चाहते थे कि चेंज हो और कुछ चाहते थे नहीं हो. बट ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि चेंज हो बट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे चेंज हो. तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोग थे, मतलब जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक तो कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स. तो ये तीन लोग थे जिनमें सोसाइटी क्या है, डिवाइड की गई थी. Then what did these terms really mean in the context of time? अभी इनका मतलब, अभी ये radicals, conservatives ही क्या चाहते क्या थे. What separated these strands of politics and what kind linked them together? मतलब क्या उनको जोड़ के रखा हुआ था. We must remember that these terms do not mean the same thing in all context of or at all times. मतलब हमें याद रखना चाहिए कि ये terms मतलब ये नहीं कि सब एक ही जैसे सोचते हैं, सब एक ही चीज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं रहता था उस टाइम में. We look briefly at some of the important political traditions of 19th century and see how the influence changed. अभी हम क्या, कोई भी चीज़ थी उसको अच्छे से देखते थे कि कौन से ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है 19th सेंचुरी में, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस होगा. Then we will focus on one historical event in which there was at a radical transformation of society. मतलब हम एक इवेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, जो जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या एक चेंज आया था, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक बहुत जल्दी क्या एक चेंज आया था. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century. मतलब जब रशिया में रिवोल्यूशन हुआ सोशलिज्म के लिए, तो तब रशिया के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन गया.
और चलो अभी हम बात करते हैं हम अभी इन तीनों की बात करते थे। लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे और कंजर्वेटिव्स कौन थे। सो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब जो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए वो लिबरल्स थे। अब लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट और रिलीजन्स, और लिबरल्स ये चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए और वो ये भी चाहते थे कि सोसाइटी में सारे रिलीजन फॉलो करने किए जाने चाहिए, ना कि सिर्फ एक। सारे रिलीजन सबको इक्वल माना जाना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट एट दीज टाइम्स यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड रिलीजन। मतलब अभी हम ये जानते हैं कि इस टाइम में जो यूरोप के जो स्टेट्स थे वो अभी भी क्या है मतलब रिलीजन में क्या भेदभाव करते थे कि कोई रिलीजन को अच्छा मानते थे और कोई उनको कम अच्छा। अभी और अनदर ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और ब्रिटेन क्या फेवर करती थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। तो ये चर्च मतलब ये ज़्यादातर कौन सा क्रिश्चियन रिलीजन मानते थे। नाउ लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और लिबरल्स नहीं चाहते थे कि सारी पावर सिर्फ राजा के हाथों में या फिर डायनेस्टिक रूलर्स, बेटा मतलब राजा, फिर राजा के बेटा, फिर उसका बेटा ऐसे राज करे। वो नहीं चाहते थे कि सारी पावर उनके कंट्रोल में हो। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट से जो अपने राइट है वो सेव करके जाए, ना कि गवर्नमेंट हमारे राइट ले ले। And they argued for a representative elected parliamentary government subjected to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rules and officials। और वो चाहते थे कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कोई भी लॉस को मतलब जुडिशरी, ताकि कोई भी जुडिशरी उस पर, क्योंकि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट, ऐसी जुडिशरी बनानी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, रूल्स की, ऑफिशियल्स वगैरह पे इंडिपेंडेंट हो, ना कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की बात सुने। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। वो डेमोक्रेट्स तो नहीं थे, ठीक है, वो दे वर नॉट डेमोक्रेट। एंड आफ्टर दैट They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं मानते थे कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि सबको अधिकार रहे, सबको राइट रहे वोट करने का। They felt men of property mainly should have the vote। मतलब वो लिबरल्स चाहते थे कि सिर्फ मतलब ऐसे लोग वोट कर पाए, वो भी सिर्फ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को कोई हक नहीं है वोट करने का, वो ऐसा चाहते थे। और उनको लगता था कि वो मैन वोट कर पाए जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी हो। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। वो नहीं चाहते थे कि वुमेन वोट करें। तो ये हुई लिबरल्स की बात। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन कॉन्ट्रास्ट अभी रेडिकल्स के बारे में। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अभी रेडिकल्स, अब दूसरे रेडिकल्स हैं, अभी रेडिकल्स चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो मतलब कंट्री मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब आधे से ज़्यादा कंट्री जिसे वोट देगी वही गवर्नमेंट चुनी जाए। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ पे वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट चूज़ की थी, बट क्या लिबरल्स नहीं चाहते थे कि वुमेन भी पार्ट लें। अनलाइक liberals, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners। वो liberals की तरह नहीं चाहते थे कि मतलब ऐसे जो जैसे प्रिविलेजेस, जो चर्च वगैरह रहते हैं, जो फादर वगैरह रहते, तो वो नहीं चाहते थे उन सबको प्रिविलेजेस मिले, उनकी जैसे अब उनकी ही है संपत्ति या उनकी है ये फैक्ट्रीज वगैरह, तो सब उनको ना मिले। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो नहीं चाहते थे कि एक ही के हाथ में सारी प्रॉपर्टी हो और बाकी लोगों के हाथ में कुछ ना हो, पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी नहीं थे। फिर नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स। अभी कंजर्वेटिव्स आते थर्ड पे। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अभी कंजर्वेटिव्स क्या, रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोज में थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन हाउएवर एवरी कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स। अभी फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद सारे कंजर्वेटिव्स ने बात सुनी, दे नीड फॉर चेंज। वो चाहते थे कि चेंज हो। अर्ली इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। मतलब पहले तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि चेंज ना हो, बट अभी फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ तो उनसे उनको ऐसा लगा कि चेंज होना ज़रूरी है। By the 19th century, they accepted that some changes were inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought through a slow process। उन्होंने बोला ठीक है, हम चेंज करने को तैयार है, पर एक ही शर्त पे चेंज करेंगे। चेंज जो है वो एकदम स्लो, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स मतलब नाम से पता चल रहा है कि धीरे धीरे उनको चेंज चाहिए था।
Then such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. अभी radicals, liberals और conservative तीनों के अलग अलग सोच थे, तो अब तो क्लैश होना तो मतलब क्लैश तो होगा ही, अभी सबके अलग अलग चेंज रहेंगे। तो the various attempts at a revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो यहाँ पे बताया गया फिर इसकी वजह से जब क्लैश हुआ इन तीनों के बीच में, तो यहाँ पे एक रिवोल्यूशन मतलब एक जंग छिड़ गई, और इसकी वजह से फिर क्या क्या 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या लिमिट्स हुई, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले बात की गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब क्या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंज और क्या सोशल चेंज हुआ। So let's see. These political trends were signs of a new time. मतलब ये political trend से मतलब ये नया time आया। It was a time of profound social and economic changes. अब लोग यहाँ पे चाहते थे political change, social change हो और economic changes भी हो। It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. मतलब ये ऐसा टाइम था कि जब नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, जो उनका एरिया था उसका डेवलप हो रहा, उनका एरिया उनके रीजन्स डेवलप हो रहे थे, नई इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, रेलवेज एक्सपैंड हो रहे थे, तो तब जाके फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। अब वो कैसे आया वो पढ़ते हैं हम। After that, industrialization brought it brought men, women and children to factories. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब men, women, children सब ने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। वर्क आवर्स were often long and wages were poor. मतलब जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत लंबे होते गए, और मतलब और जो उनकी वेजेस थी वो उनको बहुत कम मिलती थी। So after that, unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial work. मतलब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई तो उससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम होती गई। देन हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। तो हाउसिंग और सैनिटेशन मतलब सबके घर एकदम टूटे फूटे और एकदम गंदे थे, तो इसकी वजह से जो मतलब जितनी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती गई। लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू these issues. तो मतलब लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोचा कि इन इश्यूज़ को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बट फिर उनसे हो नहीं पाई ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जितनी भी इंडस्ट्री थी सारी इंडस्ट्री किसकी थी, इंडिविजुअल्स की थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often property owners and employers। मतलब जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो खुद ही प्रॉपर्टी ओनर्स थे, मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, और उनमें से कुछ एम्प्लॉयर्स भी थे। हैविंग मेड देयर wealth through trade or industry ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। मतलब फिर लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि मतलब जो लोग फैक्ट्रीज में काम करें वो थोड़े एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, ताकि जो मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके फैक्ट्री का। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। मतलब जो बचपन से मतलब एरिस्टोक्रेसी को प्रिविलेजेस मिले थे। दे फॉर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड एंटरप्राइजेस। मतलब वो पहले से क्या है, उनके जो एफर्ट्स थे तो वो सब उन्होंने लगा रखे थे। द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स was ensured if the poor could labor and those with capital could operate without restraint. They believed that societies would develop। मतलब जब इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिला तब जो इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर जब जो पुअर है वो लेबर का काम कर सकते हैं तो उनसे क्या करवाया गया, मतलब सोसाइटीज़ वगैरह में, फैक्ट्रीज में काम करवाया गया ताकि डेवलपमेंट हो सके। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied about liberal and radical groups and parties in the early 19th century। मतलब बहुत सारे मैन और वुमेन थे जो वर्क कर रहे थे, जिनको चेंजेस चाहिए थे, उनके लिए उन्होंने रैलीज वगैरह भी की, लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप ने की।
कंजर्वेटिव्स ने नहीं की, क्योंकि कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज आए एकदम स्लो प्रोसेस में. आफ्टर दैट some nationalists like liberals and radicals wanted a revolution to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. तो कुछ नेशनलिस्ट जैसे लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उसमें और भी टाइप के रिवोल्यूशंस आए. आफ्टर दैट इन 1815 in France, Italy, Germany and Russia they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. फिर यहाँ पे क्या होता था, जो जैसे फ्रांस है, इटली, जर्मनी, रशिया, ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज मतलब बहुत सारे जैसे रिवोल्यूशन होने लगे, झगड़े होने लगे, क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स नहीं चाहते थे कि वहाँ पे मोनार्क्स राज करे, सिर्फ राजे के हाथ में ही सारी पावर हो, ऐसा नहीं चाहते थे वो लोग. द नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव. तो नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बने. अभी नेशन में क्या होता है, मतलब सबके पास जितने भी सिटीजन होते हैं सबके पास इक्वल राइट होते हैं. So after 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read this writing. मतलब जो 1815 के बाद जो Giuseppe Mazzini, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, मतलब ये भी नेशनलिज्म के लिए काम करते थे और वो भी इटली से थे. तो इन्होंने मतलब बहुत सारे अचीवमेंट भी हासिल किए हैं. और जो दूसरे नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आए. Then after that, coming of socialism in Europe. अभी यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया उसके बारे में हम पढ़ते हैं. So perhaps one of the most far-reaching visitors of how societies should be structured was socialism. मतलब सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, मतलब कैसे उसको और डेवलप किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब सोशलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हो. By the mid-19th century, in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attract widespread attention. मतलब 19th century के आते आते यूरोप में क्या है, सोशलिज्म जो है वो एक मतलब सब जानने लगे थे, क्योंकि सोशलिज्म का आइडिया बहुत फैल रहा था पूरे यूरोप में. Socialists were against private properties and saw it as a root of social evils of the time. अब जो सोशलिस्ट थे, अब जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ है, जिनके पास उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ है, खुद की संपत्ति, खुद की दौलत है, तो सोशलिस्ट चाहते थे मतलब सारी जो गलती है, सब जो बुरा होना है ना, सिर्फ इनकी वजह से हो रहा है, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स है ना, सिर्फ इनकी वजह से. वो सारे मतलब जितने भी रिवोल्यूशन थे उन सबकी जड़ किसको समझते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को. वह अभी वो ऐसे क्यों मानते थे कि सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की वजह से गलत हो रहा है. Individuals owned the property that gave employment, but the properties were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. मतलब वो इसलिए मानते थे क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, तो वो क्या मतलब लोगों को, जैसे उनकी खुद की इंडस्ट्री है, फिर खुद की फैक्ट्री है, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉय करके रखते थे, तुम ये काम करोगे, तुम लोग वगैरह ये सब काम करोगे, तो सबको कोई ना कोई काम के लिए अपॉइंट कर दिया जाता था. और मतलब जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मतलब जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी उससे प्रोड्यूस होता था, तो प्रोड्यूस क्या है, सिर्फ खुद के मतलब खुद के लिए रखते थे, सिर्फ खुद को ही प्रॉफिट गेन होता था, उनके बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि जिनकी वजह से वो इतना प्रोडक्टिव है. सो if society as a whole rather than single individuals control property, more attention would be paid to कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. इसका मतलब सोसाइटी क्या है, अभी पूरी तरह से मतलब सिंगल इंडिविजुअल्स वही कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए सब उन लोगों की बात मानते थे. आफ्टर दैट सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट. फिर सोशलिस्ट को भी ये चेंज चाहिए था कि सारी पावर सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स के हाथ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने कैंपेन्स भी शुरू करवाए. हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट अ प्रॉपर्टी ऑपरेट. अभी बिना प्रॉपर्टी की सोसाइटी चलेगी कैसे. व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी. अभी सोशलिस्ट सोसाइटी काम कैसे करनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी उनसे ले लेंगे, बिना प्रॉपर्टी की सोसाइटी चलेगी ही नहीं ना.
एंड सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। फिर उन्होंने मतलब बहुत कुछ सोच रखा था कि ऐसा होगा, ऐसा हम करेंगे। देन सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। अभी कुछ कोऑपरेटिव्स जो हैं उनके आइडियाज़ मानने लगे। कोऑपरेटिव मतलब जो एक ग्रुप रहते हैं वो जाके कुछ सोसाइटी में चेंज लाते हैं, उनको कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। देन रॉबर्ट ओवन 1771 1858 a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indian USA। तो जो रॉबर्ट ओवन है, तो जो रॉबर्ट ओवन ने सोचा, रॉबर्ट ओवन कौन थे? इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, मतलब वो उसमें कोऑपरेटिव, उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी स्टार्ट की जिसका नाम था न्यू हार्मनी। हाँ, न्यू हार्मनी इन इंडियन यूएसए, तो यूएसए में उन्होंने स्टार्ट की। देन अदर सोशलिस्ट फील दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल। अभी दूसरे सोशलिस्ट ने सोचा कि एक बड़े स्केल पे तो नहीं बन सकती, क्योंकि ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, सिर्फ अगर इंडिविजुअल इनिशिएटिव दिखाएंगे सिर्फ उन्हीं की वजह से तो नहीं बनेगी, उन्हीं की वजह से तो ये कोऑपरेटिव्स नहीं चलते। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव्स को और इनकरेज, इनको और बढ़ावा दे। In France, for instance, Louis Blanc 1813 to 1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। तो जो फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है फ्रांस का। पहले रॉबर्ट ओवन का दिया था यूएसए में, और यहाँ पे लुइस ब्लैंक। अभी लुइस ब्लैंक ये फ्रांस के थे। ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट क्या है कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे, और जो कैपिटलिस्ट मतलब वो ओनर्स जिनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको क्या है, उनको रिप्लेस कर दिया जाए, वो भी कोऑपरेटिव्स, उनकी जगह कोऑपरेटिव सेटअप किए जाए, बल्कि कैपिटलिस्ट नहीं होने चाहिए। So these cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members। मतलब ये जो cooperatives थे ये चाहते थे कि मतलब इन्होंने associations बनाई, उनसे इन्होंने goods भी produce किए, और फिर profit सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हाथ में आया, उन्होंने profit equally सबको, मतलब किसको कितना profit चाहिए, किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको थोड़ा ज़्यादा profit दिया गया। तो ऐसे यहाँ पे profit क्या equally divide किए। अगर private properties होती तो वहाँ पे प्रॉफिट के इक्वली डिवाइड नहीं होते, वहां पे सारे प्रॉफिट जो है कौन ले जाता? वो प्रॉपर्टी का ओनर। सो आफ्टर दैट कार्ल मार्क्स। So here, Karl Marx 1818 to 1883 and Friedrich Engels 1820 to 1895 added other ideas to this body of argument। फिर कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिच एंगल्स थे उन्होंने और भी ऐसे आइडियाज दिए ताकि आर्ग्यूमेंट मतलब ना हो सके। Then Marx argued that industrial society was capitalist and capitalists owned the capital invested in factories and the profit of capitalist was produced by workers। अब जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने बहस की कि जो इंडस्ट्री सोसाइटी मतलब इंडस्ट्री की सोसाइटी है उसमें क्या सिर्फ कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब वो लोग जिनके पास खुद की कैपिटल मतलब खुद के पैसे है, फैक्ट्रीज वगैरह है उनके पास। तो फिर क्या हुआ, मतलब जो प्रॉफिट जो भी होता है वो सारा कैपिटलिस्ट ले जाता है, बल्कि वर्कर्स को नहीं मिलता। देन द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक ये सारा प्रॉफिट सिर्फ मतलब कैपिटलिस्ट ही कमाएंगे तो फिर जिनके पास मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन, उनका रहन सहन, उनका हाउसिंग, उनका सैनिटेशन तो वैसे ही रहेगा, वो इम्प्रूव नहीं होगा। अगर कैपिटलिस्ट उनमें से थोड़ा प्रॉफिट अगर सबको इक्वली बांट भी देते हैं वर्कर्स को, तब जाके उनकी जो कंडीशन है वो पहले ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म थ्रू किया, मतलब कैपिटलिज्म ये आइडिया चलाया और मतलब कि रूल ऑफ मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रूल कर रहे थे वो खत्म हो सके। Then Karl Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। अभी कार्ल मार्क्स ये बिलीव करते थे, मतलब ये जानते थे, इस पे विश्वास रखते थे कि वो चाहते थे अगर जो मतलब अगर हमें कैपिटलिस्ट मतलब ये एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, हमें ऐसे ही कुछ नहीं देंगे, हमें कुछ मानेंगे नहीं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हम एक ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे सोशली कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब सोशली मतलब सबको इक्वली बंटनी चाहिए प्रॉपर्टीज, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही हाथ में रहे। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये कौन सी सोसाइटी होनी चाहिए? कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। अभी देखो इसकी वजह से जो वर्कर्स है और जो कैपिटलिस्ट है उनके बीच में क्या जंग छिड़ गई, उनके बीच में झगड़े वगैरह कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है? ये फ्यूचर में एक सोसाइटी बनी। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जो वर्कर्स वगैरह के लिए है। अभी नेक्स्ट, अभी सोशलिज्म का आइडिया तो डेवलप होने लगा धीरे धीरे। अभी सपोर्ट कैसे किया और किन किन लोगों ने कैसे कैसे अपना सपोर्ट दिखाया सोशलिज्म की तरफ। नाउ इन द 19 इन बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। अभी सोशलिस्ट आइडिया मतलब ये कैसे हुआ? मतलब यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड होता गया। टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकंड इंटरनेशनल। अभी फिर यहाँ पे ये सोशलिज्म को और बढ़ावा देने के लिए मतलब सोशलिस्ट जो थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। अभी ये मत पूछना कि फर्स्ट इंटरनेशनल कब बनी, नाम उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल दे दिया तो दे दिया, ठीक है। जैसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक रीजन रहा कि सेकंड इंटरनेशनल ही दिया गया, नहीं, ये ऐसे ही इन्होंने नाम रख दिया था इंटरनेशनल बॉडी का। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. जो मतलब इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या ऐसे एसोसिएशंस ग्रुप्स वगैरह बनाए ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके, उनको बेटर कंडीशंस मिले उसके लिए लड़ सके। They set up funds to help members in times of address and demanded a reduction of working hours and the right to vote. अभी वर्कर्स ने क्या क्या माने? उन्होंने फंड्स वगैरह बोले कि उनको फंड्स दिए जाए, उनको मतलब जो वर्किंग आवर्स है वो कम किए जाए, अगर वर्किंग आवर्स बढ़ा भी रहे तो उतनी उसके हिसाब से वेजेस भी दिए जाए, ठीक है। और वैसे भी वर्किंग आवर्स पूरे दिन काम करते रहते थे तो भी उनको वेजेस क्या रहते, पैसे जो दे रहते थे बहुत कम दिए जाते थे। और इन्होंने एक और मांग की कि वर्किंग आवर्स जो है वो रिड्यूस करनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए और उनको वोट करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। आफ्टर दैट ऑल इन जर्मनी दीज associations worked closely with the Social Democratic Party SPD and helped it win parliamentary seats. अभी यहाँ पे फिर से एक सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसका नाम क्या था? SPD, मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है। नाम से पता चल रहा है सोशल डेमोक्रेटिक मतलब वर्कर्स के लिए। तो ये पार्टी में क्या होता था कि मतलब वर्कर्स को सारी एक तो वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए जाए, उनकी वेजेस अच्छे से दी जाए, उनकी मतलब जो हाउसिंग सैनिटेशन कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए और उनको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये पार्टी क्या सेटअप की गई थी और इस पार्टी ने पार्लियामेंट की सीट जीतने में भी हेल्प की थी। देन बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म द लेबर पार्टी। अभी SPD बनी थी, उसके बाद 1905 आते आते लेबर पार्टी बन गई, वो भी ब्रिटेन, और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में भी बनी थी। देखो यहाँ पे बताया लेबर पार्टी ब्रिटेन में बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में, और SPD भी पार्टी बनी थी। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज क्या है वर्कर्स के लिए काम करने लगी। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. मतलब जब इतना सब कुछ चल रहा था 1914 तक, सोशलिस्ट ने तो भी मतलब इतना सोशलिज्म का आइडिया बढ़ रहा था, इतनी सारी पार्टीज वगैरह फॉर्म हो रही थी ताकि सब सोशलिस्ट बने, फिर भी जो सोशलिस्ट हैं उनकी कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनी यूरोप में, कभी भी नहीं, मतलब कोई भी जगह में भी गवर्नमेंट नहीं बनी। Then represented by strong figures in parliamentary politics, the ideas did shape legislation, but government continue to be run to conservatives. but मतलब फिर भी उन्होंने क्या है कंटिन्यू करते गए, लेजिस्लेशन की हेल्प, उनकी हेल्प ली। फिर भी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कौन चला रहा था? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये तीन ही थे जो अभी भी गवर्नमेंट चला रहे थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द रशियन रिवोल्यूशन। अभी ये तो सोशलिज्म का आइडिया हमने देखा, अभी रशियन में क्या रिवोल्यूशन, क्योंकि चैप्टर आधा किसके बारे में है? रशियन रिवोल्यूशन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेट्स टेक इट अ स्मॉलर वन। रशियन रिवोल्यूशन। अभी रशियन रिवोल्यूशन में क्या हुआ? इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स। अभी धीरे धीरे मतलब यूरोपियन में जो इंडस्ट्री वगैरह बननी थी उसकी वजह से रिवर्स हो गई सिचुएशन। क्या हुआ? सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917।
मतलब जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई रशिया में, बट अक्टूबर रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब बनाई। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब्रुवरी। अब मोनार्की कब फॉल हुई थी, मतलब जो राजा थे तो वो कब हटे थे, फेब्रुवरी में ये सब मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था। और जो इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और जो अक्टूबर में जो इवेंट्स हुए उनको क्या बोला जाता है, रशियन रेवोल्यूशन। हाउ डिड दिस कम अबाउट, भी कैसे हुआ, कैसे सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस आई रशिया में, कैसे रिवोल्यूशन हुआ, क्या क्या कारण थे, फिर जब हुआ रिवोल्यूशन कौन कौन से इवेंट्स हो, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट पड़े लोगों पे। सो टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया फॉर फ्यू इयर्स बिफोर द रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन के कुछ साल पहले की बात करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चल सके क्या स्टोरी रही रिवोल्यूशन होने के कारण। सो ये बात है रशियन एम्पायर 1914 की। तो 1914 की बात करते हैं रशियन एम्पायर। सो इन 1914 ज़ार निकोलस टू रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। अब देखो रशिया कितना बड़ा है, तो उस पूरे रशिया को कंट्रोल कौन करता था, ज़ार निकोलस टू करता था। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे। अभी रशियन एम्पायर में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी वो सब बताइए, फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो इतनी सारी कंट्रीज रशिया के अंदर आती थी। सो इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कॉम्प्राइज्ड टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट। आज के कुछ एशियन स्टेट्स भी थे तब के, वो कौन से थे, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। एंड द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और सबसे उधर मेजर रिलीजन, मतलब एक ही रिलीजन फॉलो होता था, वो कौन सा था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। which had grown out of the Greek Orthodox Church। कहाँ से आया था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ऑफ चर्च से आया था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स। बट वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चलती थी, वहाँ पे कैथोलिक्स भी फॉलो किया जाता था, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ये रिलीजन भी फॉलो किए जाते थे। बट वहाँ पे मेजर किसको दी जाती थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। So here, at the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's population were agriculturists। मतलब रशिया के आधे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। 85% of the Russia's entire population earned their living from agriculture। मतलब 85% लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, फार्मिंग करते थे। This proportion was higher than in most European countries। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में से रशिया में सबसे ज़्यादा था। For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%। फ्रांस और जर्मनी में, फ्रांस में 40% था एग्रीकल्चर, जर्मनी में 50%, बट रशिया में 85% एग्रीकल्चर था। In the empire, cultivators produced for the market as 50%। मतलब सिर्फ 50% क्या है, प्रोड्यूस होता था। और वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर। वैसे भी रशिया क्या है, 85% है, तो बाहर ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट करता था रशिया। देन इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री पॉकेट्स में, ऐसे नहीं जेब में डाल दो इंडस्ट्री मिलती, नहीं, पॉकेट्स मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री थी। एंड प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एरियाज वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। देन क्राफ्ट्समैन एंड अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। मतलब बहुत सारे लोग जो थे फैक्ट्रीज में काम करते थे, कुछ क्राफ्ट्समैन का, कुछ वर्कशॉप्स वगैरह का। सो मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन 1890s। बहुत सारी फैक्ट्रीज 1890s में जो बनी थी। When Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased। बहुत सारी फैक्ट्रीज कब बनी थी, जब रशिया का जो रेलवे था वो एक्सपैंड हुआ, और जब मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई इंडस्ट्रीज में। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ल्ड। अभी कोल प्रोडक्शन था वो 2 गुना बढ़ गया, डबल हो गया, और जो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन था वो क्वाड्रप्ल्ड, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया। बाय द 1900 इन सम ऑफ एरियस वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स। 1900 में जो वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन थे वो दोनों शायद से इक्वल नंबर में बताए गए यहाँ पे। आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब अभी भी जो आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। अभी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ये देखती थी कि मतलब सबको मिनिमम वेजेस बने और आवर्स भी लिमिट कर दिए गए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स देखते थे कि रूल को कोई तोड़ तो नहीं रहा। इन craft units in small workshop, the working days was sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. Accommodation varied from room to dormitories। मतलब
अगर कोई भी वर्कशॉप्स की बात करें आप, क्राफ्ट्समैन मतलब जो छोटी छोटी शॉप्स थी वहाँ पे 15 घंटे तक काम करवाया जाता था, बल्कि जो दूसरी शॉप्स वगैरह शॉप्स है उसमें 15 घंटे, और उसकी वजह जो फैक्ट्रीज है उसमें 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। देन आफ्टर ऑल ऑफ दीज नाउ द सोसाइटी ऑफ वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स, मतलब जो वर्कर्स है उसको सोशल ग्रुप में बांट दिया गया। अभी कैसे, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, मतलब कुछ लोग जिस विलेज से आते थे उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस थे। देन अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, कुछ तो शहर में आके बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, मतलब अभी स्किल के बेसिस पे किसकी अच्छी ज़्यादा स्किल है, कौन थोड़ा कम स्किल्ड है, तो उसकी बेसिस पे डिवाइड होने लगे। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग विद वर्कर्स, मतलब एक मेटल वर्कर था सेंट पीटर्सबर्ग का जिसको सब मेटल वर्कर्स के नाम से जानते थे, तो उसको एरिस्टोक्रेट्स माना गया, मतलब वो ऐसा लगता था कि वो राज दरबार के मेटल वर्कर्स हैं। एंड देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, अभी इनके जो मतलब जो ऑक्यूपेशन जो काम करते थे इनमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री अबाउट फोर्स बाय 1914, वुमेन्स भी अभी 31% काम करती थी फैक्ट्रीज में, बट दे वर पेड लेस देन मैन, पर उनको मैन से कम पे किया जाता था, मतलब बिटवीन हाफ ऑफ 3/4 ऑफ अ मैन वेज, मतलब किसी को हाफ दिया जाता था, किसी को तो 3/4 दिया जाता था जितना मैन को मिलता था। डिवीजन अमॉन्ग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, डिवीजन अमॉन्ग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस, अब जो मतलब जो वर्कर्स काम करते थे उसकी अगर जब उनको डिवाइड करते जाता था उससे स्किल, ड्रेस, वो सब पता चलता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने एसोसिएशंस बनाए, ग्रुप्स बनाए इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब उनके पास काम नहीं था तब उन्होंने मतलब क्योंकि काम नहीं था तो पैसे नहीं आते तो घर कैसे चलेगा, तो उसकी जो हार्डशिप थी इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए। डिस्पाइट डिविजन other workers did unite to strike work, stop work when they disagreed with employers about dismissals or workers, तो मतलब रशिया के जो वर्कर्स थे बहुत ज़्यादा अलग थे, मतलब वो एकदम यूनाइटेड, एकदम एकता जो रहती है ना वो थी उनके वर्कर्स में, अगर किसी एक को भी परेशानी झेलनी पड़ती थी तो सब उसकी हेल्प करते थे, सब काम करना बंद कर देते थे। So these strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902। अब यहाँ पे ये स्ट्राइक्स कब होती थी ज़्यादा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, और यहाँ पे मतलब 1896 से 1897, तो ये 1 साल तक यहाँ पर स्ट्राइक वर्कर्स ने की, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 को स्ट्राइक हुई थी। इन द कंट्री साइड पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबेलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज, मतलब कंट्री साइड में जो पीजेंट जो क्या करते हैं वो अपनी लैंड पे कल्टीवेट करते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च ने, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चर्च, ये राजा वगैरह ने ज़्यादा लैंड क्या है होल्ड करके रखी थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, पीजेंट और वर्कर्स भी डिवाइड हो गए थे। देन दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, मतलब वो भी क्या रिलीजियस वगैरह इनको मानते थे, इनको फॉलो करते थे, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर दिस नोबैलिटी, बट उनकी मतलब कुछ केसेस में कुछ ऐसे भी केसेस थे जिनमें उन लोगों ने नोबैलिटी की, चर्च की, इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी लैंड होल्ड करके रखी है और जितनी उनके पास लैंड है पीजेंट वगैरह के पास वो बहुत कम है। नोबल्स गॉट देयर पावर्स एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। अब जो नोबल्स थे जो चर्च वगैरह में काम करते थे उनको पावर कहाँ से मिली, उनको पोजीशन, वो पावर कहाँ से मिलती थी, वो उनको जार मतलब वहाँ का जो राजा था जार वो देता था, ना कि उनको सिर्फ मतलब वो फेमस हो गए इनकी वजह से उनको कोई पावर नहीं मिली। देन दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम, मतलब जैसे फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था ताकि जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनको उनका राइट मिल सके, तो यहाँ पे रशिया में तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अभी रशिया में जो फार्मर्स क्या चाहते थे कि नोबल्स क्या उनको उनकी लैंड वापस कर दें। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, मतलब उन्होंने रेंट देने से, फार्मर्स वगैरह रेंट देने से मना कर दिया और उन्होंने बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को तो मार
भी दिया. In 1902 this occurred on a large scale in South Russia. भी रशिया के साउथ में तो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. Then in 1905 such incidents took place all over Russia. ऐसे कुछ incidents के पूरी रशिया में होने लगे. Russian peasants were different from other European peasants in another way. मतलब रशिया के peasants क्या है, यूरोपियन peasants से बहुत ज़्यादा अलग थे. They pooled their land together periodically and the community divided it accordingly to the needs of individual families. मतलब वो क्या करते थे, सारी लैंड मतलब सब एक ही लैंड पे कल्टीवेट करते थे और जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर किसी की कंडीशन बहुत बुरी है तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस दे देते थे वहाँ का. तो इसलिए यहाँ पे बहुत यूनाइटेड मतलब बहुत हेल्पफुल, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिज्म इन रशिया. अभी रशिया में सोशलिज्म कैसे आया. देन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. अब 1914 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी सबको इलीगल माना गया. सबको क्या माना गया, इलीगल. सो द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया. अभी एक मतलब 1914 से पहले कोई भी क्या पार्टी बनना, पॉलिटिकल पार्टी बनना वो इलीगल मान जाता था. बट फिर भी एक पार्टी बनी 1898 में जो थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. सो हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. अब वो 1898 मतलब 1914 से पहले बनी तो उसको क्या है, इलीगल माना गया. सो इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स. तो वो जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो इसके न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे मतलब जो इन्होंने स्ट्राइक की तो न्यूज़पेपर में, रेडियो, हर जगह इन्हीं की चर्चा चालू थी, इन्हीं के डिस्कशन चालू था. So some Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialist. मतलब कुछ रशियन सोशलिस्ट ऐसे भी थे जिनको लगा कि रशिया के जो पीजेंट्स हैं उनको डिवाइड नहीं करना चाहिए. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, तो यहाँ पे पीजेंट्स की बात की जा रही है, वर्कर्स की नहीं. वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन एंड रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज. मतलब यहाँ पे बताया गया है जो पीजेंट्स हैं उनको क्या है मतलब रिवोल्यूशन का मेन फोर्स बनाना पड़ेगा ताकि रशिया क्या है वो सोशलिस्ट जल्दी बन जाए. So socialists were active in the countryside through the late 19th century. मतलब countryside में जो socialist थे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत अच्छा काम करते थे वहाँ पे. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. अब फिर से एक और पार्टी बनी. वो किसके लिए थी, वो भी पीसेंट्स के लिए बनाई गई थी. अब ये पार्टी का नाम क्या था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये 1900 में बनी. अभी देखो 1940 के पहले कोई भी पार्टी बनना इलीगल था तो भी एक और पार्टी बनी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. वो वर्कर्स के लिए थी. और यहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी थी, ये किसके लिए थी, पीसेंट्स के लिए थे. This party struggled for peasants' rights and demanded the land belonging to the nobles be transferred to peasants. अभी इस पार्टी ने क्या डिमांड की, स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया कि जो लैंड नोबिलिटी ने होल्ड करके रखी थी वो वापस किनको मिल जाए, पीजेंट्स को मिल जाए, क्योंकि वो लैंड किसकी थी, वो लैंड पीजेंट्स की थी. Afterwards, social democrats disagreed with socialist revolution about peasants. मतलब फिर social democrats जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम ये लैंड नहीं देंगे. So Lenin felt that peasants were not one united group. फिर लेनिन मतलब वो पार्टी का कौन, उस पार्टी का लीडर था लेनिन, ठीक है. तो लेनिन को ऐसा लगा कि that peasants were not one united group, मतलब एकता नहीं है peasants में. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while other were capitalists who employed workers. अभी मतलब कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर थे. पीजेंट तो सारे एक नहीं होंगे ना, सारे गरीब थोड़ा ना होंगे. तो कुछ पीजेंट्स ऐसे भी थे जो गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ लेबर्स थे, कुछ कैपिटलिस्ट थे जो लेबर्स को एम्प्लॉय करते थे. तो सब अलग अलग थे वहाँ पे. गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन देम, मतलब ये डिफ्रेंसिएशन उन्होंने बताया लेनिन ने, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट. मतलब सारे लोग सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते. So after that, the party was divided over the strategy of organization. अभी पार्टी को मतलब स्ट्रेटजी के बेसिस पे डिवाइड किया. Vladimir Lenin, who led the Bolsheviks group, जिसने Bolsheviks group चलाया था, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its members. Others Mensheviks thought that the party could be open to all as in German. अभी यहाँ पे देखो दो पार्टी बनी. एक तो थी बोल्शेविक्स की
और एक थी मेंशेविक्स, हाँ एक मेंशेविक्स थी। तो बोल्शेविक्स की पार्टी को कौन चला रहा था? व्लादिमीर लेनिन। तो अभी लेनिन चाहता था कि जो मतलब जो रशिया है, जिसमें मतलब ये जार की जो रशिया है, तो ऐसी पार्टी जो है वो डिसिप्लिन में होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि सब ज्वाइन कर सके, सिर्फ कुछ लोग ही, क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ही ये बोल्शेविक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे। बट मेंशेविक्स में उल्टा था, ये पार्टी जर्मनी की थी, और ये पार्टी में जो लीडर था, ये पार्टी का जो लीडर था, वो चाहता था कि ये पार्टी सबके लिए खुली रही, सब आके ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि बोल्शेविक्स में सिर्फ क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ही ज्वाइन कर सकते थे। देन इफ वी मूव टू नेक्स्ट, दैट इज टर्बुलेंट टाइम। अब टर्बुलेंट मतलब एक बहुत मतलब एक ऐसा समय जिसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशंस, बहुत ज़्यादा कठिन, एक डिफिकल्ट टाइम रहा था ये 1905 रिवोल्यूशन में। सो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया तो एक ऑटोक्रेसी, मतलब वहाँ पे सब राजा वगैरह देखते हैं, ऑटोक्रेसी मतलब सब राजा के हिसाब से चलता था, तो रशिया ऑटोक्रेसी थी। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब जार ने कोई पार्लियामेंट नहीं बनाई थी, तो जार के सिर्फ अपना ही रूल चलाता था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। फिर लिबरल्स ने बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे कम्युनिटीज़ वगैरह बनाई, कैंपेन स्टार्ट किए ताकि मतलब ये जो ऑटोक्रेसी वो ख़त्म हो जाए रशिया में। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज, दोनों सोशल डेमोक्रेट्स भी थे उसमें और सोशल revolutionaries में थे। They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। तो फिर इनके दिमाग में ना एक आइडिया आया, जो peasants और workers थे, जब ये revolution हो रहा था, मतलब ये revolution के बीच में उन्होंने सोचा चलो एक constitution, एक ऐसे बुक, एक ऐसा constitution हम लोग डिमांड करते हैं जिसमें सारे constitution, सारे rights वगैरह, क्या क्या हमारे fundamental rights हैं, सारे basic rights सब लिखे जाएं। They were supported in the empire by nationalists, मतलब जो nationalists थे वो इनको support कर रहे थे, and in Muslim dominated areas by jihadists who wanted modern Islam to lead the society। अब jihadist मतलब जो रशिया में मुस्लिम कम्युनिटी है उनको jihadist बोला जाता था, तो वो भी चाहते थे कि जो रशिया है वो मॉडर्नाइज हो और मॉडर्न बने, जो उनकी इस्लाम थी तो उसको भी मॉडर्नाइज किया जाए। So the year 1904 was a particularly bad one for Russia workers। मतलब 1904 ये साल क्या है उनके लिए, मतलब वर्कर्स के लिए बहुत बुरा रहा। इसमें prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। इधर जो मतलब इतना जो वहाँ का प्राइस था, इतनी जल्दी महंगाई वहाँ पे बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि जो असली जो दाम था वो चीज़ का, वो 20% गिर गया। ठीक है, 20% गिर गया। Then the membership of workers associations rose dramatically when 4 members of the Assembly of the Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works। There was a call for industrial actions। तो क्या देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब बहुत सारे वर्कर्स जब एसोसिएशन बनाई तो उसमें से कुछ 4 मेंबर्स थे जिनको क्या है वो उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, पुटिलव आयरन वर्क्स एक इंडस्ट्री है जिसमें से वो 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया था। ठीक है, उन 4 वर्कर्स को निकाल दिया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डेज टू 8 hours एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूव्ड इन वर्किंग कंडीशन। तो फिर 4 लोगों ने जब उनको निकाल दिया गया तो उनमें से 110,000 वर्कर्स उन्होंने भी छोड़ दिया। उन्होंने बोले हम काम नहीं करेंगे, वो चले गए स्ट्राइक पे। अब इन्होंने स्ट्राइक किस चीज़ की रखी, उन्होंने शर्त रखी कि एक तो उनके वर्किंग आवर्स जो है वो 8 घंटे कर दी जाए। मतलब देखो पहले तो 15 घंटे काम करते थे, पहले 10 से 12 कर दिए गए, फिर अभी वो बोल रहे कि उनको 8 घंटे काम करना है। ठीक है, और उनकी वेजेस भी जो उनको वेजेस मिलती थी वो भी बढ़ाई जाए और वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव की जाए पहले से। सो व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय द फादर गेपोन, और ये सब कौन चला रहा था, ये सब स्ट्राइक कौन करवा रहा था, वर्कर्स की फादर गेपोन, और वो भी कहाँ, विंटर पैलेस। इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। अभी यहाँ पे फादर गेपोन ये लीड कर रहे थे ये वर्कर्स की पूरी स्ट्राइक, तो वहाँ पे फिर पुलिस और कोसैक्स मतलब वही सोल्जर्स वगैरह, रशिया के सोल्जर्स को कोसैक्स बोलते, तो वो सब आ गए थे। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 wounded। This incident known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 revolution।
तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो मतलब वो लोग वर्कर्स जो थे फादर गेपोन वर्कर्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, तभी वहाँ पे पुलिस कोसैक्स आ गए। मतलब ये जो राजा थे जार ने भेजे थे ताकि इन सबको मार दो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्ट्राइक वो भी विंटर पैलेस, मतलब एक बहुत बड़ी पैलेस थी, क्या बोल सकते मोनार्की की बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, तो इसके सामने वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे। तो और जब ये पुलिस ने मतलब रूलर मतलब राजा थे जार ने बोला ओपन फायर कर दो, तो 100 वर्कर्स मारे गए, 300 लोग घायल हो गए। तो ये इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोलते हैं। ब्लडी संडे क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट संडे को हुआ था, और इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे इवेंट स्टार्ट हो गए। इधर से शुरू होते 1905 रिवोल्यूशन। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, हर कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी, एंड यूनिवर्सिटी क्लोज on when students bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties। तो बहुत सारी स्ट्राइक होने लगी कंट्री का अलग अलग पार्ट में, यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह सब बंद कर दिए गए, ये कंप्लेन करके कि यहाँ पे सिविल लिबर्टीज नहीं है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह ये सब जो थे, ये भी चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, जो सारे रूल्स लॉस वही देखे। After that, during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और डूमा। फिर 1905 में जार ने बोले ठीक है ऐसी पार्लियामेंट बनेगी जिसको बोलेंगे हम डूमा। फॉर ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, अभी रेवोल्यूशन के टाइम देयर एक्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन थे, फैक्ट्री कम्युनिटीज थी जिन्होंने फैक्ट्री मतलब उसमें वो जो फैक्ट्री वर्कर्स की बनी हुई थी। अभी यहाँ पे जो डूमा बनी थी, अब डूमा ने क्या की थी, डूमा ने जो जार की जो पावर थी वो थोड़ी लिमिट कर दी थी, कम कर दी थी, उसकी पावर पे देख रेख करते थे कि ज़्यादा पावर कहीं गलत इस्तेमाल में ना जाए। आफ्टर 1905 मोस्ट कम्युनिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगली, जिन्होंने मतलब अनऑफिशियली काम किया कुछ कम्युनिटीज ने, तो उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सेवर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए इनकी एक्टिविटीज पे। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 days एंड द री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 months। तो जो जार था वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर को सुपरवाइज मतलब और कम कर दी जाए, तो डूमा तो यही काम कर रही थी, तो इसलिए क्या किया, फिर राजा ने सोचा कि डूमा को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब डूमा को खत्म कर दिया। 75 days के अंदर डूमा खत्म हो गई, पर फिर से सेकेंड डूमा बनी, उसको भी 3 महीने के अंदर डिसमिस कर दिया गया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन पावर, वो नहीं चाहता था कि इसकी पावर पहले से कम हो जाए। सो ही चेंज द वोटिंग लॉज, उसने वोटिंग लॉज चेंज कर दिए। थर्ड डूमा को पैक कर दिया गया और थर्ड डूमा बनाई गई जिसमें सिर्फ कंजर्वेटिव मतलब जो सिर्फ राजा के थे, राजा की बात सुनते थे। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशन वर केप्ट आउट, जैसे लिबरल्स रेडिकल्स उन सबको बाहर रखा, सिर्फ कंजर्वेटिव्स की बनी थी। देन नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। पहली वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, इन 1914 वॉर ब्रेक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस। अभी दो मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी उसमें क्या थी, एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की थी, मतलब सेंट्रल पावर्स थी एक साइड, और दूसरी साइड क्या थी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, जिसमें बाद में इटाली और रोमानिया भी जोड़ गए थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री के पास अपना अपना एम्पायर था। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, मतलब वॉर यूरोप के बाहर भी हुई और यूरोप के अंदर भी हुई। एंड दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये कौन सी वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। आफ्टर दैट इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार निकोलस II। मतलब जो ये वॉर थी रशिया में, जो वॉर हो रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला गया। एज वॉर जैसे जैसे वॉर के कंटिन्यू होती गई, जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा, मतलब जार ने क्या है डूमा से पूछा ही नहीं, मतलब कोई भी डिसीजन डूमा के बिना पूछे लिया। सपोर्ट रोड देन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई एज कैन बी सीन इन द रीनिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। फिर तो लोगों को लगा कि अभी राजा जो है इनसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, मतलब डूमा से कुछ कंसल्ट नहीं कर रहा, उसके जो मन में आए वो डिसीजन ले रहा है, वो भी बिना डूमा को बताए, तो लोग फिर उसे गुस्सा हो गए थे। फिर जर्मन ने
कॉल्ड पेट्रोग्राड, मतलब सेंट पीटर्स का जो नाम था वो बदल के पेट्रोग्राड रख दिया गया लोगों ने। द ज़ारियन अलेक्जेंडर्स जर्मन ऑरिजिन्स एंड पोर एडवाइजर्स एसेंशियली अ monk called Rasputin made the autocracy unpopular। फिर जो रासपुतिन थे, राजा का सबसे ज़्यादा भरोसा ना एक रासपुतिन, मतलब एक मॉन्क था, एक साधु टाइप नहीं होते वो, जो पंडित टाइप, ठीक है, तो वैसे रासपुतिन था। तो वो जार ने अपॉइंट किया था, बोले कि तुम सब, मतलब वो उसका एडवाइजर था, उसको सलाह देता था। बट लोगों को बिल्कुल रासपुतिन नहीं पसंद था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि रासपुतिन सिर्फ उसको भड़काता है राजा को। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दो फ्रंट थे, एक तो ईस्टर्न साइड का और एक वेस्टर्न साइड का। देन इन द वेस्ट साइड में आर्मीज फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेस अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस। अब जो देखो वेस्ट में क्या हुआ, जो आर्मीज क्या है ईस्टर्न साइड बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई फ्रांस में। पर ईस्ट में क्या हुआ, आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। तो ईस्ट में क्या हुआ, अच्छी डील हुई, मतलब अच्छे से ये लोग ईस्ट में आगे आगे बढ़ते गए, अच्छे मतलब ये लोग जीतते गए। एंड डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। और फिर वेस्ट साइड से ये लोग हारते गए, आगे जीतते जा रहे हैं और पीछे से फिर से कब्जा कर रहे हैं कोई इन पे। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1914 एंड 1916। मतलब रशिया की जो आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से क्या है, हार गई थी। There were over 7 million casualties by 1917, 7 million casualties हो गई थी। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land। फिर रशिया की आर्मी ने क्या किया, अगर ये दूसरे लोग मतलब इन पे कब्जा कर लेंगे तो इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स वगैरह इन सब को डिस्ट्रॉय, सबको जला दिया, मतलब खुद ही उन्होंने अपना डिस्ट्रक्शन कर लिया, खुद ही बर्बादी कर ली। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 million refugees in Russia, so the situation discredited the government and the Tsar, so the soldiers did not wish to fight such a war। तो फिर जो रशिया के सोल्जर्स थे उन्होंने खुद के क्रॉप्स, खुद की लैंड सब कुछ जला दिए गए थे, इतना ज़्यादा, इतनी बर्बादी, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया था, मतलब 3 मिलियन जो लोग थे वो मर गए थे। और फिर सोल्जर्स ने भी मना कर दिया कि वो ये वॉर नहीं लड़ेंगे। फिर क्या हुआ, द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। अब जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इसकी वजह से जब रशिया हार गई तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अभी रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर्स एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। यहाँ पे मतलब फिर जब रशिया ये वॉर हार गई तब उसकी इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्री में भी बहुत उनको नुकसान हुआ, सो बहुत उनका लॉस हुआ। यहाँ पे उनकी जो खुद की इंडस्ट्री थी वो भी कम हो गई, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री तो जल गई थी वॉर में, और जितनी बची थी तो उसके गुड्स भी है वो मतलब उसकी जो सप्लाई थी वो कम हो गई। द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1960s railway lines began to break down। अब 1916 से रेलवे लाइन के टूटने लगे। Able bodied men were called to war। मतलब जो नौजवान थे, मतलब सबको, जो सोल्जर्स नहीं थे उनको भी बोल रहे थे कि तुम भी आ जाओ, तुम भी वॉर में लड़ो। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज। तो बहुत सारे लेबर भी चले गए थे, तो इसलिए लेबर भी मरने लगे, उनकी भी शॉर्टेज हो गई, स्मॉल वर्कर्स की भी शॉर्टेज हो गई, वर्क शट डाउन। तो इसलिए क्या है, जो बहुत सारी एसेंशियल वर्कशॉप्स जो थी वो बंद हो गई थी। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत सारे जो ग्रेन्स थे, अभी आर्मी को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ताकि वो देश को जिता पाए, तो इसलिए आर्मीज को बहुत सारे ग्रेन्स भेजे गए थे। सो फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केर्स। इससे सिटीज़ में जो ब्रेड थी बहुत, मतलब पहले के लोग ब्रेड और फ्लोर वगैरह खाते थे तो उसकी भी कमी हो गई थी। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। अभी ब्रेड शॉप्स जो थी, ठीक है, मतलब विंटर में तो वैसे ही बंद हो गए, तो सब भूखे मरने लगे थे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं हो गया। द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब पेट्रोग्राड में कौन सा यहाँ पे रिवोल्यूशन हो गया, कौन सा रिवोल्यूशन हो गया, मतलब क्या रिवोल्यूशन हुआ पेट्रोग्राड में, क्या इसमें मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस आए, अब वो देखते हैं। So in the winter of 1917 conditions in the capital Petrograd were grim। अभी यहाँ पे conditions बहुत पहले से और भी बदतर होती गई। So फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में हुआ क्या था, इन द विंटर 97। सो इधर क्या हुआ था, 1917 में जो कंडीशंस थी पेट्रोग्राड की वो ग्रिम होने लगी धीरे धीरे, और द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज द डिवीजन अमॉन्ग्स पीपल। तो लोगों में भी बहुत ज़्यादा डिविजन्स कॉज होने लगी। द वर्कर्स क्वार्टर्स फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर निमा। मतलब जो वर्कर्स, मतलब एकदम जो वर्कर्स की क्वार्टर्स, फैक्ट्रीज एकदम अच्छे हाई, मतलब एकदम हाई जो बोल सकते हैं,
जो थोड़े अमीरों के या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो घर वगैरह थे वो रिवर नेवा के राइट बैंक पे थे, राइट साइड थे। और लेफ्ट बैंक पे क्या था, फैशनेबल एरियाज, विंटर प्लेस, ऑफिस बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर डोमा मीटिंग, मतलब वहाँ पे सिर्फ वर्कर्स क्वार्टर्स, फैक्ट्रीज में जो लेबर्स है उनके घर थे राइट साइड। बट लेफ्ट बैंक में एकदम अच्छे अच्छे ऑफिस बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग अच्छे, मतलब सारी सब कुछ वहाँ पे पैलेस थी, डोमा भी उधर ही थी। फरवरी 1917 में जो फूड की शॉर्टेज होने लगी धीरे धीरे वर्कर्स के पास, देन अभी फिर सर्दी आ गई, फिर देयर हैड एन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हेवी स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो, बहुत ज़्यादा बर्फ वगैरह गिरने लगी। After that, parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to Tsar's resolve to resolve the Duma। फिर पार्लियामेंट्री ने सोचा कि अभी डोमा को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, ऑन 2022 फरवरी में लॉकआउट टुक प्लेस, मतलब जो राइट बैंक पे था, मतलब जहाँ पे वर्कर्स और पीजेंट्स वगैरह के घर थे, तो वहाँ पे एक लॉकआउट हुआ 22 फरवरी को। द नेक्स्ट डे वर्कर्स एंड 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। फिर उसके दूसरे दिन क्या है, 50 फैक्ट्रीज, मतलब 50 फैक्ट्रीज थी वो स्ट्राइक पे बैठ गई। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन्स लेड द वे टू स्ट्राइक्स। अभी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जिसमें वुमेन्स भी काम करती थी, तो यहाँ पे वुमेन्स भी स्ट्राइक पे आ गई। दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उस दिन जब सारी वुमेन्स स्ट्राइक पे आई थी तो उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा गया था। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। तो इसको मतलब इस जगह को नेवेस्की प्रोस्पेक्ट को वहाँ का कैपिटल बना दिया। एट द स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। तो ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो, मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कोई भी मूवमेंट निकाले। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, मतलब सारी ऑफिशियल बिल्डिंग अच्छे अच्छे जो क्वार्टर्स थे तो वो मतलब वो वर्कर्स सराउंडेड थे। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। जब इतने सारे स्ट्राइक्स आ गए, ठीक है, इतने सारे वर्कर्स जब सड़क पे आ गए तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने क्या किया, वो मतलब डिस्पर्स्ड, मतलब डेमोन्स्ट्रेटर्स को छोड़ दिया गया इवनिंग में, पर वो 24th और 25th को फिर से वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। फिर जो गवर्नमेंट ने क्या है, कैवलरी और पुलिस को बोल दिया कि उन पे नजर रखो, मतलब वर्कर्स वगैरह जो स्ट्राइक पे हैं उन पे नजर रखो। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। 25 फरवरी में जो डूमा को इसको सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट सब मेजर। जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी डूमा के खिलाफ बोला। डेमोन्स्ट्रेटर्स टर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन 26। फिर 26 को फिर से लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स पे आ गए। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी जला दिया, उनको भी तोड़ फोड़ करने लगे उधर। द स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about the bread, wages, better house and democracy। बहुत सारे वर्कर्स और पीसेंट्स ना, मतलब उनकी मांगी क्या थी कि उन्होंने मतलब बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह बनाए ताकि उनको ब्रेड खाना मिले, सफिशिएंट फूड मिले, वेजेस उनको मिले, अच्छी हाउसिंग मिले। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन, कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। तो गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट क्या सिचुएशन को थोड़ा सुधार रही थी, तो इसलिए उसने मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि कैवलरी को बुलाएंगे तो सिचुएशन और सुधर जाएगी, बट इससे क्या सिचुएशन और बिगड़ गई। However, the cavalry refused to fire on demonstrators, but जो उन्होंने कैवलरी बुलाई थी, मतलब जो उन्होंने पुलिस वगैरह जो सोल्जर्स बुलाए थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इन पे फायर नहीं करेंगे। So an officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiment mutinied। मतलब एक ऑफिसर को उधर ही शूट कर दिया गया, तो उसके बाद 3 और को कर दिया। Voting to join the striking workers, मतलब वो चाहते थे कि वो भी वर्कर्स की पार्टी ज्वाइन करें, but that evening soldiers and striking workers had gathered to form Soviet or council। जो वर्कर्स और पीजेंट वहाँ पे गैदर हुए थे वो चाहते थे भी सोवियत और काउंसिल बनाए जाए, सेम बिल्डिंग एज अ डूमा में, जैसे डूमा बनाई थी ऐसे सोवियत और काउंसिल बनाई जाए। नाउ दिस वाज अ पेट्रोग्राड सोवियत। अब यही था पेट्रोग्राड सोवियत जो फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि उसी दिन के बाद, मतलब द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वांट टू सी द ज़ार। अभी एक डेलीगेशन में एक चेंज देखने को मिला ज़ार में। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री कमांडर्स ने बोला कि तुम ये अपना पद, राजा का पद छोड़ दो। ही फॉलोड हर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तो और बात ये है, ज़ार ने मान भी लिया, उसने 2 मार्च को छोड़ दिया पद, मतलब रिजाइन दे दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। फिर जो सोवियत लीडर्स थे और जो डूमा के लीडर्स थे वो दोनों साथ में आए और उन्होंने जाके प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। देन रशिया's futures would be decided by a constitutional assembly elected on the basis of universal adult franchise।
अभी रशिया का फ्यूचर कौन डिसाइड करेंगे? वो ऐसी असेंबली जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही फिर रशिया का फ्यूचर वही बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेट्रोग्राड हैड लेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। अभी जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन आता उसकी वजह से जो मोनार्की थी वो हट गई थी रशिया से। आफ्टर दैट व्हाट हैपन आफ्टर फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन था। फिर फेब्रुअरी के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमॉन्ग द वर्कर्स अवॉर्डेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब जो जितने भी आर्मी ऑफिशियल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, जिनके हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, प्रोविजनल मतलब वो इन्फ्लुएंशियल इन प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो भी इंटरेस्टेड थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में। बट जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए कुछ करें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड, जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन नहीं बनेंगे वो सारे हटा दिए गए। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर, मतलब जो पेट्रोग्राड सोवियत थी हर जगह बनी। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड, कोई मतलब उधर क्या है जैसे इलेक्शन होता था वो इलेक्शन भी नहीं करवाया गया, ठीक है। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin turned to Russia from his exile। मतलब उस टाइम फिर बोल्शेविक लीडर जो लेनिन था, लेनिन ने सोचा ये अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो तब लेनिन ने उसका फ़ायदा उठाया। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1940। तो लेनिन तो पहले से खिलाफ था ये वॉर के। Now he felt it was a time for Soviet to take over power। He declared that the war he brought to close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized। These three demand were Lenin's April thesis। तो यहाँ पे बताया गया, तो अभी लेनिन ने सोचा भी फ़ायदा उठा लिया तो मैं सारी पावर अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो फिर लेनिन ने डिक्लेयर किया, अभी बोल्शेविक्स इतनी बड़ी लीडर का था तो कुछ तो मांगेगा ही ना। तो उसने क्या मांगा कि ये मतलब जो लैंड है तो लोगों को दी जाए, पीजेंट्स को, फार्मर्स को दे दी जाए, बैंक्स को नेशनलाइज बना दिया जाए, और फिर उसने वो ये भी बोलते कि वॉर को क्या है ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तीन डिमांड थी, पहली वॉर को ख़त्म कर दिया जाए, लैंड पीजेंट्स को वापस दे दी जाए, और थर्ड थी बैंक्स को नेशनलाइज बना दिया जाए। अब ये तीन डिमांड को क्या बोला गया, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। लेनिन्स क्योंकि ये अप्रैल में ली गई, और थीसिस मतलब तीन कोई डिमांड, और लेनिन अप्रैल थीसिस ऐसे कहा, Lenin April thesis। He also argued that the Bolsheviks party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। फिर जो बोल्शेविक पार्टी था तो बोल्शेविक पार्टी से क्या नाम बन गया उसका, उस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी। After that, most others in Bolsheviks party were initially surprised by the April thesis। तो Bolsheviks party में जो लोग थे वो थोड़े से सरप्राइज हो गए April thesis को सुन के। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution। अभी मतलब बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे वो सोचने लगे कि एक रेवोल्यूशन का टाइम तो नहीं है, तो फिर भी ऐसे लेनिन क्यों कर रहा है। अभी द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्ट, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए, बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड द एटीट्यूड। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया रशिया का, तो वैसे वैसे उन्होंने अपना देखने का नज़रिया और सोचने का नज़रिया दोनों ही बदल दिए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अभी समर के टाइम में जो वर्कर्स की जो मूवमेंट थी और स्प्रेड हो गई। द इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रीज, कमिटीज वर फॉर्म्ड विच बिगिन क्वेश्चनिंग द वेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड देयर फैक्ट्रीज। तो फिर धीरे धीरे फिर जो फैक्ट्री कमिटी थी उन्होंने क्वेश्चंस उठाए ये इंडस्ट्रियल वगैरह पे। देन ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, ट्रेड यूनियंस भी बढ़ते गए। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर्स कमिटीज भी बनी। फिर जो उनमें 500 सोवियत थे तो उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में 500 अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पावर के रिड्यूस कर दी थी और बोल्शेविक्स प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर कम हो गई थी, उधर ही बोल्शेविक ने अपनी पावर बढ़ा ली थी। एंड इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। तो उसने फैक्ट्रीज भी चलाई, कुछ लीडर्स अरेस्टिंग, कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस। जिसके डेमोन्स्ट्रेशन थे वो रिप्रेस हो गए। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स जो थे वो छुप गए थे। मीनिंगफुल
Meanwhile, in the countryside, peasants and the socialist revolution leaders suppressed for a redistribution land. और countryside में जो peasants थे और जो socialist थे, फिर उन्होंने land के बांटना शुरू कर दी थी. Land committee was formed to hand this. तो land committee क्या इनके land बांट रही थी. Encouraged by the socialist revolutionary, peasants seized land between July and September 1917. फिर 1917 क्या आता था, जुलाई और सितंबर में जो peasant जो थे उन्होंने क्या लैंड सीज कर लिया. अभी उन्होंने लैंड के पकड़ के रखी, होल्ड करके रखी. अभी नेक्स्ट है रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. तो ये हम कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में हम व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर से पढ़ेंगे. सो द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, इसमें क्या हुआ, जब एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, जैसे इनके बीच में क्या लड़ाई झगड़ा, प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो ये नहीं है प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स, इनके बीच में क्या झगड़ा और बढ़ता ही गया. लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप. लेनिन को क्या डर लग रहा था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्टेटरशिप तो नहीं चलाए, मतलब खुद के रूल खुद के डिसीजन. फिर सितंबर में क्या हुआ, ऐसे डिस्कशन हुआ कि अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ बोल्शेविक्स ने भड़काना शुरू किया. फिर बोल्शेविक ने आर्मी का सपोर्ट किया, सोवियत और फैक्ट्रीज को भी साथ में लेके लेनिन ने. अभी फिर 16 अक्टूबर को लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. फिर बोल्शेविक्स पार्टी एग्री हो गई, ठीक है तुम हमारी पावर सीज कर सकते हो. अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत अंडर लेनिन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर. द डेट ऑफ द इवेंट वाज कीप्ट अ सीक्रेट. मतलब तो उन्होंने एक क्या है मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, तो उसने क्या है ये जो कमेटी थी उसने एक सोवियत लीडर को अपॉइंट किया जिसका नाम था लियोन ट्रोट्स्की. तो उसने क्या ये पावर सीज करने वाला था, बट ये क्या है ये इवेंट की डेट बताई नहीं गई थी, इसको सीक्रेट रखा गया था ताकि किसी को पता ना चले. द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर को मतलब ये शुरू हुआ था. सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू सम मोर ट्रूप्स. अब क्रेंस्की जो थे प्राइम मिनिस्टर उसने मतलब वो सिटी छोड़ दी थी अपने ट्रूप्स के साथ. आई हैड डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर. तो ऐसे जो है जो क्या बोलते हैं मिलिट्री मैन हैं तो वो गवर्नमेंट से रॉयल थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल थे गवर्नमेंट को लेके. तो उन्होंने क्या कि गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर. 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर थी उनकी, मतलब जो न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग थी जहाँ पे न्यूज़पेपर बनते थे उसको सीज कर लिया, उसको अपनी अंडर पावर ले लिया. फिर जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उनको कहा है मतलब टेलीफोन ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिसर्स एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. मतलब जो दूसरे गवर्नमेंट के ट्रूप्स थे वो उनको भेजा गया था कि टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिसर्स विंटर पैलेस में इनका ध्यान रखें. फिर उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स क्या दिया, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्ट टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर. फिर वो जो कमेटी थी उसने बोला कि अभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को सीज कर लिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए. लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस. मतलब जो शिप अरोरा मतलब एक शिप थी जिसका नाम था ऑरोरा, तो वो विंटर पैलेस में आई. अदर वेसल सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर मिलिट्री पॉइंट्स. मतलब बहुत सारे लोग तो वो रिवर नेवा से सेल हो गए, मतलब चले गए वहाँ से. बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल. अभी रात तक वो सिटी क्या कमेटी के कंट्रोल में आ गई थी और जो मिनिस्टर ने सरेंडर भी कर दिया था. और फिर एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये पेट्रोग्राड में मीटिंग हुई. तो इसमें क्या द मेजॉरिटी अप्रूव्ड बोल्शेविक एक्शन. ज़्यादातर मेजॉरिटी किसकी थी, बोल्शेविक्स की थी. तो फिर सिटीज़ में भी क्या सिटीज़ में भी राज होने लगा उनका, बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगी, रिवोल्यूशंस होने लगे. ज़्यादातर पता है जहाँ पे ये नहीं इंडस्ट्रीज जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बनी थी, तो यहाँ पे मॉस्को में ज़्यादा लड़ाई होने लगी दिसंबर के चलते चलते. फिर बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया. देखो अभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी, फिर धीरे धीरे मतलब अभी कमेटी का राज चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे किसने कंट्रोल कर लिया, बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर दिया. अभी सब कुछ किसके हाथ में हो गया, बोल्शेविक्स के. अभी नेक्स्ट है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर. व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज हो गया. अभी यहाँ पे बताया गया है हमें बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज. मतलब बोल्शेविक्स तो अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे. तो बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. इसका मतलब जो गवर्नमेंट थी उसने ओनरशिप और मैनेजमेंट ले ली. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया. पीजन को ठीक है, मतलब पीजन को बोलते कि ठीक है तुम लोग अपनी नोबैलिटी की लैंड फिर से सीज कर सकते हो, ले सकते हो. सिटीज़ में बोल्शेविक्स ने पार्टीशन कर दिया, बड़े बड़े हाउसेस को मतलब फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड
डिवाइड कर दिया। दे बैन द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल, मतलब एरिस्टोक्रेसी के जो पहले वाले टाइटल्स थे उनको भी बैन कर दिया। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, न्यू यूनिफॉर्म्स, नए नए यूनिफॉर्म्स बनाई गई आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए, क्लोथिंग कंपटीशन होने लगा। और जब व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन, तो तभी सोवियत हैट मतलब बुडिनोव को हैट चूज़ की गई। फिर उसके बाद बोल्शेविक्स को फिर से रीनेम कर दिया और नाम रख दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक्स थी। फिर नवंबर में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शन, फिर बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस हेल्ड किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पर वो फेल हो गए, मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिला। और जनवरी के आता था क्या हुआ, असेंबली ने बोल्शेविक्स को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन की असेंबली क्या डिसमिस हो गई, खत्म हो गई। ही थॉट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। अभी उस कंडीशन में एक दूसरी असेंबली को ज़्यादा वोट मिले, वो कौन सी थी, मार्च में डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज, उनके दुश्मनों को, जो बोल्शेविक से उसने जर्मनी में पीस बना के रखी, मतलब शांति बनाई। फिर आखिरी के साल में उन्होंने बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत व्हिच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। अभी यहाँ पे बोल्शेविक्स ने फिर दूसरी बार मतलब उन्होंने सिर्फ वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया कि बस एक ही पार्टी रहेगी, वो है कौन सी, रशिया की, जो उनकी खुद की पार्टी है। फिर रशिया क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट बन गया। एंड आफ्टर दैट ट्रेड यूनियंस वाज गिफ्ट पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो पार्टी के अंदर ही रहते थे। सीक्रेट पुलिस बुलाई गई जिसको बोलते चेक फर्स्ट, और OGPU NKVD पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, जो बोल्शेविक्स की बात नहीं सुनते थे तो ये जो सीक्रेट पुलिस थी वो उनको पनिश करती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलेट टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, मतलब बहुत सारे ऐसे यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे जिन्होंने पार्टी पे रैली की ताकि ये लोग फिर से सोशलिज्म या चेंज के लिए कुछ आइडिया लेके आए। पर अक्टूबर के बाद इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट और आर्किटेक्चर पे, बट मैनी बिकेम डिसल्यूशन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। बट बहुत सारे, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि अब तो रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया था, तो कितने भी कुछ कर ले, और वो भी सीक्रेट पुलिस भी रखी गई थी वहाँ पे। तो ये था अक्टूबर के बाद। अभी नेक्स्ट आता है हमारी सिविल वॉर। सिविल वॉर में हुआ क्या और कैसे हुई। When the Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविक्स ने बोला कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो तो रशियन आर्मी टूट गई थी उस टाइम। सोल्जर्स और ज़्यादातर पीजेंट्स वो चाहते थे कि वो अपने घर को मतलब टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन डिसऑर्डर्ड, मतलब अपने घर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक्स अपराइजिंग। अभी इसकी वजह से जो बोल्शेविक्स था उसका जो राज और बढ़ गया और अपराइज हो गया। द लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स, मतलब जो उसके मतलब उधर के जो लीडर्स थे तो साउथ रशिया चले गए, वहाँ पे उन्होंने ओपन फायर का ऑर्डर दिया। और यहाँ पे क्या बोले, मतलब एक फाइट हुई जिसमें बोल्शेविक्स को रेड बोला गया था और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को ग्रीन्स बोला गया था, और प्रोजारिस्ट मतलब जो अभी भी राजा की बात सुनते थे उनको वाइट्स बोला गया था। बोल्शेविक्स मतलब जो लेनिन के अंडर काम करते हैं। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन मतलब जो गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो। फिर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, बस इन तीनों ने पूरा रशियन एम्पायर चलाया। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। अभी ये नहीं चाहते थे, जैसे दूसरी कंट्रीज थी फ्रेंच, अमेरिका, जापानीज, ब्रिटिश, ये नहीं चाहते थे कि अब यूरोप में भी, अब रशिया में भी क्या है, सोशलिज्म है। सो दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर। तो इन मतलब बोल्शेविक्स और ये ट्रूप्स के बीच में क्या एक सिविल वॉर हो गई। उन्होंने सब कुछ लूट लिया, बैंडेडरी, फेमाइन भी आया था, फेमाइन बिकेम कॉमन। After that, supporters of private properties among whites took harsh steps with peasants who had seized land. जिन्होंने लैंड सीज कर ली थी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स ने उनको भी उनके सपोर्ट में थे। such actions lead to loss of popular support to the non Bolsheviks. जो बोल्शेविक्स नहीं थे तो उनका जो सपोर्ट था वो कम हो गया। पर जनवरी के चलते क्या हुआ, बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। फिर बोल्शेविक्स ने फिर से अपनी क्या पावर गेन कर ली रशियन एम्पायर पे। दे सक्सीडेड
due to cooperation with the non-Russian nationalist and Muslim jihadist. फिर वो सक्सीड किया, मतलब जो नॉन रशियन थे और जो मुस्लिम jihadists थे. After that cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. अब जो cooperation के लोग थे वो Bolsheviks में turn हो गए. ठीक है. इन खीवा सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया में एक जगह है जिसमें Bolshevik colonists brutally massacred long nationalists in the name of defending socialism. अभी बोल्शेविक्स ने क्या किया, मतलब उसने सोशलिज्म के नाम पे उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों का खीवा में के मर्डर कर दिया, एकदम बहुत बुरी तरीके से उनका मर्डर कर दिया. तो इस सिचुएशन में मैनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड. बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे अभी बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट करने वाली है. So partly to remind this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, मतलब USSR. मतलब partly यहाँ पता है कि जो non-Russian nationalists थे उन्होंने autonomy ली जिसमें USSR था. So the state of Bolsheviks created from the Russian Empire in December. तो Bolshevik state तब बना था. But since this was combined with unpopular policy, मतलब इसमें ऐसी policies थी जो popular नहीं थी, forced the local government to follow like the harsh discouragement of nomadism. मतलब जो pastoralists थे, nomadics थे, उनको भी बहुत ज़्यादा harsh, मतलब एकदम बोल्शेविक्स क्या अनपॉपुलर हो गया था तो उनको बहुत ज़्यादा फिर harsh तरीके से मारने लगे. Attempts to win different nationalists were only partly successful. अब जो दूसरे nationalists थे वो भी मुश्किल से successful हो पा रहे थे. अभी नेक्स्ट है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. सो ये जो मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी है तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गई है. तो दिस वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट. सो दिस वाज द पार्ट 1 फॉर दिस चैप्टर. दिस इज लिटिल बिट बिग चैप्टर, so I will make the part 2 for this. So this is the part 1 which is completed. So thank you so much for watching this video. We will meet again in the, I think so, second part of this history, and after that only one chapter is left, that is of third chapter, that is Hitler. That chapter is about Hitler. That is so much interesting, but next video I will make on the second part of this chapter, that is class 9 civics, chapter number this is the second chapter, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So only some topics are left which we will cover in the second part. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe this video, and if you like this video so you can comment also. So thank you guys. Bye guys, take care.